में साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है, आप 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। 3 घंटे 15 मिनट समय होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, यानी पेपर 2 खंड में होता है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का में प्रश्न नंबर 1 का है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। त्याग पत्र को, परीक्षा गुरु को, झूठा सच को, जहाज का पंछी को। मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके बताएंगे। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। ठीक है, परीक्षा गुरु के उपन्यासकार हैं लाला श्री निवास दास। अब यहाँ पर देखिए जहाज का पंछी। जहाज का पंछी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इलाचंद जोशी क्या उपन्यास है, इलाचंद जोशी का उपन्यास है। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, तो इसको याद रखेंगे। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किसकी रचना है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई, राम प्रसाद निरंजनी। तो पद्मावत की संजीवनी व्याख्या वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का गा है, धर्मवीर भारती का उपन्यास है। परख है, गुनाहों का देवता है, कल्याणी है, नीलम देश की राजकन्या है। तो धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। आप यहाँ पर देखिए कल्याणी, या फिर कभी कभी पूछ लेता है कल्याणी परिणय। ठीक है, तो दोनों सेम ही हैं और ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। यहाँ पर देखिए परख, परख जैनेन्द्र कुमार का नाटक है। नीलम देश की राजकन्या ये कहानी है जैनेन्द्र कुमार की। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घा है मेरे प्यारे बच्चों, कल्प वृक्ष निबंध लेखक के संग्रह के लेखक हैं। डॉक्टर नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, फरी स्वरनाथ रेणु है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो मेरे प्यारे बच्चों कल्प वृक्ष जो निबंध है ये वासुदेव शरण अग्रवाल का है, तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, जैनेन्द्र कुमार है, वासुदेव शरण अग्रवाल है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं भाषा और आधुनिकता के लेखक, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। तो देखिए यहाँ पर ये जो चारों रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की कविता संग्रह हैं, लेकिन इसमें पूछा है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह। ठीक है, क्या पूछा है? प्रथम। तो प्रथम ये क्या है? निहार है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद है संयोगिता स्वयंवर कहानी संग्रह है, प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, मुक्तिबोध की, लाला श्री निवास दास की। तो संयोगिता स्वयंवर कहानी संग्रह है मेरे प्यारे बच्चों लाला श्री निवास का। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर कहानी नहीं है, संयोगिता स्वयंवर मेरे प्यारे बच्चों है नाटक। यहाँ पर होना चाहिए संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? लाला श्रीनिवास की। और संयोगिता स्वयंवर नाटक है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, नरेंद्र शर्मा की रचना है। प्रवासी के गीत, प्लस 1, हंसमाला, ये तीनों रचनाएं नरेंद्र शर्मा की हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? अमृत राय हैं, अमृतलाल नागर हैं, यशपाल है, विष्णु प्रभाकर है। तो मेरे प्यारे बच्चों आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का 2 का अंगा है, पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? संस्मरण है, रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, आत्मकथा है। तो पैरों में पंख बांधकर मेरे प्यारे बच्चों ये यात्रा वृत्तांत है, किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है। तो क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश होता है 10 अंक का, 2 गद्यांश अथवा करके पूछे जाते हैं, आपको 1 करना रहता है। तो मैं आपको बता दूं किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको, फिर आपको इसको ट्रिक बताऊंगा। नस्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़के का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दाव में मुझे चारों खाने दे मारा।
मदर चली गई, मैं सोचता रहा मनुष्य मनुष्य के बीच, मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य पर कितनी अजय। ठीक है, अब हम बता देते हैं आपको इसकी ट्रिक। अगर ये पैराग्राफ इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है तो कैसे आपको करना है। देखिए, नस्तर मिल गया, नस्तर तेज था। हिटलर शब्द मिल जाए, मदर शब्द मिल जाए, कामरूप का जादू शब्द मिल जाए, बूढ़ी मुस्कानमयी मिल जाए और प्रफुल्ल मदर मिल जाए, तो वहाँ पर समझिएगा कि जो है रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है और इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों यही पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में और लेखक का नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, तो इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य ने मनुष्य के बीच किस प्रकार की दीवारें खड़ी की हैं। तो मनुष्य ने मनुष्य के बीच भेदभाव की दीवारें खड़ी की हैं। जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है अजय, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का संकेत दिया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मानव की भेदभावना की ओर संकेत किया है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है, इसको एक बार पढ़ते हैं। मनुष्य मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य पर कितनी अजय। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं कैसे लिखना है। जैसे हमने लिखा है वैसे बिल्कुल आपको लिखना है। लेखक ने मदर टेरेसा से पूछा कि आप फ्रांस की हैं और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड आपके शत्रु देश जर्मनी की, फिर भी आप उससे प्यार करती हैं। उत्तर में मदर टेरेसा ने कहा कि हम दोनों भाई ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों एक हैं। उनके यह उत्तर देकर जाने के बाद लेखक ने सोचा कि स्वार्थपरायण मनुष्य ने ही मनुष्य को पारस्परिक रूप से लड़ने के लिए भेदभाव की अनगिनत दीवारें खड़ी कर दी हैं, अन्यथा ईश्वर ने तो सबको समान ही बनाया है। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं, क्योंकि 2 पूछता है आपको 1 करना रहता है। नए शब्द, नए मुहावरों एवं नए रीतियों का प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं ने के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर भाषा शब्द आपको दिख जाए, ठीक है, भाषा शब्द दिख जाए, नए शब्दों का प्रयोग, नए मुहावरों का प्रयोग दिख जाए, ठीक है, आविष्कार करना, खोज करना, ठीक है, भाषा की बात हो, तो वहाँ पर समझ जाइएगी भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो पहला क्वेश्चन यही होगा, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किसने गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। तो आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। केवल नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने कौन सी बात बताई है। तो उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने भाषा को आधुनिक बनाने के उपाय बताए हैं। ठीक है, भाषा को आधुनिक बनाने की बात बताई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, किन चीज़ों के व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तो नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। आंसर आपको साफ साफ मिल जाएगा पैराग्राफ में। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी रेखा खींची हुई ऊपर देख सकते हैं। नए शब्द, नए मुहावरों एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो व्याख्या है, किसी भाषा में आधुनिकता का समावेश तभी हो सकता है जब उसमें नए नए जन प्रचलित शब्दों, मुहावरों तथा लोकोक्तियों को समाहित कर लिया जाए। इन बातों के समावेश से भाषा व्यवहारिक हो जाती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने अंक का होता है, 10 अंक का होता है। ये भी 2 पद्यांश रहते हैं। ठीक है, पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना रहता है। तो रोकह जो तो अमंगल होए, ओ प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। यानी नायिका का प्रियतम नायक परदेश जा रहा है, इसलिए नायिका कहती है कि यदि मैं अपने प्रियतम को परदेश जाने के समय, परदेश जाने से रोकह माने रोकती हूँ, तो अमंगल होए, तो अमंगल हो जाएगा। क्योंकि उस समय ऐसी मान्यता है कि यदि जाने के समय रोक टोक होती है तो अमंगल हो ही जाता है। प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। ठीक है, नायिका कहती है कि यदि मैं यह कह दूं कि प्रियतम आप चले जाइए तो प्रेम का अंत होता है।
जो कहें जाओ ना। यदि मैं उनसे यह कह दूं कि आप मत जाइए तो प्रभुता जो कुछ ना कहे। तो यह एक आदेश के समान होगा। ठीक है, जो कुछ ना कहें तो सने सनाई, यदि मैं कुछ भी ना कहूँ तो प्रेम का अंत होता है। जो हरिचंद कहूँ तो बुरे मन जिए ना। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं, नायिका कहती है कि यदि मैं यह कह दूं कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती तो यह क्यों पतियाइए, तो आपको भला कैसे विश्वास होगा। तासो पयान समय तुमरे हम का कहें, आप ही हमें समझाइए। इसलिए नायिका अंत में नायक से कहती है कि हे मेरे प्रियतम, आप ही मुझे समझा कर बताइए कि आपके जाने के समय मैं आपसे क्या कहूँ। तो ये पहला चैप्टर प्रेम माधुरी है और इसके कवि है मेरे प्यारे बच्चों भारतेंद्र हरिश्चंद्र। रचयिता कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर है नसाइये और पयान शब्दों का अर्थ। नसाइये का मतलब समाप्त या खत्म करना, पयान का मतलब संदेश या सूचना। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उपयुक्त पद्यांश में नायिका द्वारा जगत के किस रीत का वर्णन किया गया है? तो उपयुक्त पद्यांश में नायिका द्वारा जाते हुए किसी को पीछे से न टोकने से संबंधित जगत के रीत का वर्णन किया गया है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो नायिका कहती है कि हे मेरे प्रियतम, आप ही समझाइए कि आपके जाने के समय मैं आपसे क्या कहूँ। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, तो इसको भी पढ़ते हैं। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे। के कहती है कि हे अधीर अभागे मन, अब तू इसी में जल। वह ज्वलित भाव ही स्वयं मुझी में जागे। क्या ये ज्वलित भाव मुझ में ही जागे? क्या ये ज्वलित भाव मुझ में ही जागना था? पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में? पर केवल हमारे मन में ज्वलित भाव ही थे? क्या शेष बचा कुछ ना और जन्मे? क्या इस केकई में, क्या इस केकई में कुछ और शेष नहीं बचा था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा? मतलब वात्सल्य मात्र का कोई मूल्य नहीं था। पर आज अन्य सा वत्स हुआ भी मेरा, पर आज मेरा पुत्र भरत अन्य सा हो गया है, पराया सा हुआ है। थूके मुझे, मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके। मुझ पर त्रिलोक यानी तीन लोक भले ही थूके। जो कोई जो कह सके कहे ना क्यों चूके, या जो जिसको जो कहना वो कहे, कोई चूके ना। लेकिन छीने ना मात्र पद, किंतु भरत का मुझसे, किंतु भरत का मुझसे माता का पद ना छीने। हे रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम दुहाई मैं तुमसे और क्या विनती करूं। ठीक है, तो ये कैकेयी का अनुताप से लिया गया है और मैथिली शरणगुप्त इसके कवि हैं, तो इसको याद रखेंगे, आपको 2 अंक मिलेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी पढ़ दिया है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। फिर है अगला क्वेश्चन, अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय स्पष्ट कीजिए। तो अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय है कि जो माता अपने पुत्र की कल्याण कामना में रत हो किंतु उसका पुत्र उस पर क्रोधित होकर उसे त्याग दे। के कहती है कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है मेरे प्यारे बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन है, थूके मुझ पर त्रिलोक के भले ही थूके का भाव स्पष्ट कीजिए। के अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए कहती है कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके, जिसके मन में जो कुछ आए वह कहे और मेरा तिरस्कार करे, किंतु मेरा माता का पद तिरस्कृत ना करे, मुझसे ना छीने। इसके बाद 5वां का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। वासुदेव शरणगर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाद, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से हम सभी पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। कैसे लिखना है? उत्तर नंबर 5 का पहला, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। मैंने इस वीडियो को पढ़ा भी दिया हूँ, यानी जीवन परिचय मैंने पढ़ा भी दिया है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से BA और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA और PhD की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। इसके बाद है साहित्यिक परिचय। वह डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ में मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध कड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। रचनाएं देखेंगे इनकी, तो
डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या आदि। शोध ग्रंथ में पाणिनिकालीन भारत, संपादन में पद्मावत, हर्षचरित। इसके बाद अगला लिखेंगे खा नंबर। ये क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हैं, उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखिए। तो 5 अंक इसके लिए भी मिलेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं हम जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। घर पर ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्प आयु में ही इन महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं कवि रहेगा, बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है, या उनके विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे, ठीक है। रचनाएं डालेंगे आंसू, लहर, झरना, कामायनी, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, एक घूंट, कामना, कंकाल, तितली, इरावती। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए अथवा कहानी के तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कहानी लाठी का सारांश, नहीं, पंचलाइट कहानी का सारांश पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पंचलाइट कहानी का सारांश देखेंगे कैसे लिखना है आपको। महतो टोली के लोग चंदे का पैसा एकत्र करके रामनवमी के दिन मेले से पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। क्योंकि उस मोहल्ले के लिए पंचलाइट एक नई वस्तु है, इसलिए पंचों के द्वारा लाए जाने पर पूरे मोहल्ले में कौतूहल है। हर आदमी उसके बारे में जानना चाहता है। जब उसे लाया जाता है तो पूजन की व्यवस्था की जाती है, कीर्तनकार आते हैं, औरतें भी हमारे खुशी के गीत गाने लगती हैं, लेकिन उसे जलाना कोई नहीं जानता है, इसलिए सब दुखी हो जाते हैं। दूसरी पंचायत के द्वारा उनकी हंसी भी उड़ाई जाती है। मुंडी जब यह देखती है कि कोई उसे जला नहीं पा रहा है तो वह अपनी सहेली कनेली के माध्यम से गोधन के नाम का प्रस्ताव रखती है, किंतु गोधन को पंचायत द्वारा निकाल दिया गया है, क्योंकि वह मुंड के घर के पास आकर के फिल्मी गाना गाता था। फिर भी समस्या को ध्यान में रखकर छड़ीदार उसे बुलाने जाता है, लेकिन वह नहीं आते हैं। दूसरी बार गुल्ली काकी उसे बुलाने जाते हैं तो वह आ जाता है। उसके आने पर सभी के चेहरे खिल जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। वह इसलिए कि पंचलाइट अब जल जाएगा। गोधन आकर कहता है कि ठीक है, हम इसे जला देंगे, लेकिन थोड़ी सी स्प्रीट दे दो। इस पंचायत में स्प्रीट है नहीं। मुरली गर्री का तेल लाकर देती है और गोधन पंचलाइट जला देता है। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके कारण पंचायत द्वारा उसकी समस्त गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। उसे कहा जाता है कि अब तुम फिल्मी गाना गा सकते हो। पंचायत के सभी लोग अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद में है 7 नंबर, 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का है। तो ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंडकाव्य होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद बात करेंगे खंडखा की। तो खंडखा भी प्रश्न नंबर 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है। आप संदर्भ और अनुवाद दोनों लिखेंगे तभी आपको पूरा 7 अंक मिलेगा। तो अभी हम आपको बता देते हैं कि संदर्भ कैसे लिखना है, ठीक है। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवन से अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन, यानी बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन में उत्थान के लिए प्रयुक्त थे। परमाद इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्व विश्व शांति च साधनान संत। किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के आपस में किंतु परम अद इमे सिद्धांता, ठीक है, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्री एवं सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के साधन है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्र नायक जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्री काले चीन देश सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतम अनाधिकृत एवं अभवत, ठीक है। तो राष्ट्र के नायक श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार करके ही चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई थी, ठीक है। यतो ही उभावपि देशों बौद्ध धर्म में निष्ठावंतों, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे। आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनीतिकम स्वरूपम गृहीतवंता, ठीक है। क्योंकि आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांतों ने नवनीतिक स्वरूप धारण कर लिया है, ठीक है। तो संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत के पंचशीला सिद्धांता पाठ से अवतरित है। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, इसको भी पढ़ते हैं। यथोप उपकरणवाद तथैव
जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। जिस प्रकार एक साधन संपन्न धनिक का जीवनम माने जीवन होता है, तथैव माने उसी प्रकार ते जीवनम स्यात् तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृतस्य तो नासा ना आशा अस्ति वित्तेनीति। वित्तेन माने धन, अमृतस्य माने अमृता प्राप्त का, साधन नहीं है, आशा नहीं है। सा मैत्री वाच, वह मैत्री बोली, एन अहम न अमृता सयाम, यानी जिससे मैं अमर ना हो सकूंगी, किम अहम तेन कुरियाम, उसे मैं लेकर क्या करूंगी। ये देव भगवान केवल अमृत साधनम जानात, हे भगवान यदि आप केवल अमृता प्राप्त का साधन जानते हो, तदेव में ब्रूहि, उसे हमें बताएं। याज्ञवल्क्य वाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिय ना सती तुम प्रिय भाष्य, तुम पहले प्रिय ना, तुम हमारी प्रिय हो और तुम प्रिय अच्छी लगने वाली बातें कर रही हो। यही उपवेश व्याख्याम ते अमृत साधनम, आओ बैठो मैं तुमसे अमृता प्राप्त के साधन की व्याख्या करता हूँ। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, अब इसके बाद खा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में बात कीजिए। ठीक है, 7 अंक का ये भी होता है। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे, 7 अंक आपको पूरे मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या होती है। प्रीणात यह सुचरिते पितरम सा पुत्रो, यानी अपने अच्छे आचरण अच्छे कर्म से पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र। ठीक है, अपने अच्छे आचरण, सुचरिते माने अच्छे आचरण से, पितरम माने पिता को प्रसन्न करने वाला, प्रीणाति माने प्रसन्न करने वाला, पुत्र माने पुत्र। यद भर्तरेव हिमत इच्छति तत्कलनम। ठीक है, अपने पति का ही हित चाहने वाली पत्नी। यद भर्तरेव हिमत इच्छत तत्कलनम, अपने पति का हित चाहने वाली पत्नी। ठीक है, तत्र आपदि सुखे चा समक्रियमिदम, और जो सुख और दुख में एक समान रहता हो। एतरतम जगत पुण्य करतो लभन्ते, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली लोग ही पाते हैं। इन तीनों को संसार में पुण्यशाली लोग ही पाते हैं। ठीक है, जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करे और जो केवल पति का हित चाहती हो। ठीक है, ऐसी, और जो समान व्यवहार करने वाला, जो दुख और सुख में समान व्यवहार करने वाला हो, ऐसा मित्र। यानी जो दुख और सुख में समान व्यवहार करने वाला मित्र, यानी दुख और सुख में समान व्यवहार करने वाला मित्र, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली लोग ही पाते हैं। यानी अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र, और जो पति का है, जो ऐसी स्त्री जो केवल पति का ही चाहती हो, जो सुख और दुख में समान भाव में रहता हो, ऐसा मित्र, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली लोग ही पाते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है। आये लाजा नुच्चई पथि वचनम आकाण्य ग्रहणी। ठीक है, घर के बाहर खील बेचने वाले के द्वारा ऊंचे स्वर में खील ले लो के शब्दों को जैसे ही मेरे दीन वदना माने दीन मुख वाली गृहिणी माने पत्नी ने सुना, शिशो कर्णो यत्ना सुपहितवती, अपने बच्चों के कानों को संभाल कर बंद कर लिया। मुझ छीड़ो उपाय यदि कृतम दृश्य असुर बहुले, और मुझ उपायहीन पर आंसुओं से भरी नजर डाली। तदंता शल्यम में, वह बात मेरे हृदय में कांटों की तरह चुभ गई। तमस्य पुनरुद्ध मुझता, उसे निकालने में आप ही सक्षम हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद प्रश्नोत्तर है। ठीक है, 9 नंबर में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का होता है, तो 4 प्रश्न पूछते हैं, आपको 2 करना रहता है। ठीक है, संस्कृतस्य गौरवम दृष्ट्वा दंडम किम उक्तम, दंडेना उक्तम संस्कृत नाम देवी वाक् अनुवांख्यता महर्षिभि, केन अमृतस्सु आसानास्ति वित्तेन अमृतस्सु आसानास्ति, वर्षाकाले नगेंद्र कीदृशा भवन्ति वर्षाकाले नगेंद्र रम्या भवन्ति। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है रस अलंकार छंद से। ठीक है, तो इसका मैं अलग से वीडियो आपको बना देंगे, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है रस अलंकार छंद 10 नंबर। इसके बाद 11 नंबर है निबंध। ठीक है, साहित्य और समाज, जनसंख्या वृद्धि, कारण एवं निवारण, भारत में आतंकवाद, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, 9 नंबर का पूछा जाता है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे, नहीं तो कमेंट करके बताएंगे, हम इसका वीडियो अपलोड कर देंगे। फिर 12 का पहला है नैनम का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अनम, कला विव का संधि विच्छेद होता है कलो प्लस यू। ठीक है, इसके बाद है वृद्धा का संधि विच्छेद, तो वृद्धा का संधि विच्छेद होता है वृद्ध प्लस धा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास का नाम लिखिए, 1 नंबर का होता है। तो प्रतिदिनम में समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दिनम दिनम, क्या हो जाएगा दिनम दिनम। ठीक है, दिनम दिनम।
और प्रतिदिनम में प्रति उपसर्ग लगा है तो अव्ययीभाव समास है। चक्रपाण में बहुवचन समास है। अनुदिनम में भी दिनस्य पश्चात अव्ययीभाव समास है। फिर है मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसी व्यवसाय के लिए बैंक से ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र 8 नंबर का है, अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। दोनों पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद 14 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 2 नंबर का होता है बलवान, गतिमान, भगवान। तो बलवान में मेरे प्यारे बच्चों बल शब्द है, मतुप प्रत्यय है। बल शब्द है और मतुप प्रत्यय है। ठीक है, गतिमान में गति शब्द है और मतुप प्रत्यय है। भगवान में भग शब्द है और मतुप प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो प्रभुता में प्रत्यय क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रभुता में प्रत्यय है, प्रभुता में प्रत्यय है तो। ठीक है, तो प्रत्यय है। महत्व में भी तो प्रत्यय है और गुरुता में तल प्रत्यय है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद है खा नंबर, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का आकाशीय छात्र समम, समम शब्द दिख गया है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों साह युक्ते प्रधाने, साह युक्ते प्रधाने सूत्र से, ठीक है, साह युक्ते प्रधाने सूत्र से है तृतीया विभक्ति। और रामेण शाह, ठीक है, रामेण शाह इसमें भी तृतीया विभक्ति है। मातु हृदया कन्या प्रति, यहाँ पर प्रति आ गया, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।